नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लोक साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और लोक साहित्य के अंतर्गत इससे पहले जो हम वीडियो डाले थे उसमें बताए थे कि लोक का अर्थ क्या है और उसमें लोक साहित्य शिष्ट साहित्य की चर्चा हुई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है, लोक साहित्य की विशेषताएं क्या है। लोक साहित्य की विशेषताएं। आवलिक लक्षण। आखिर में किसको हम लोक साहित्य कहेंगे, उसके लक्षण क्या हैं, विशेषता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का आज प्रयास करेंगे। देखिए, लोक साहित्य कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, लोक साहित्य उस शिक्षित वर्ग का समूह नहीं है बल्कि अशिक्षित वर्ग का समूह है जो नगर में रहें या गांव में रहें। उनके ज्ञान का आधार कोई पोथी पतरा नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, बल्कि उनका ज्ञान उनके व्यवहार पे आधारित है और एक अविरल परंपरा से चली आ रही है जिसका न कोई था है न कोई लिखित बयान है। उन्होंने अपने पिताजी से सुना, पिताजी पुत्र को बताया, पुत्र अपने नाती को। अब ऐसे ही परंपरा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से वो संस्कार, वह व्यवस्थाएं, वह गीत, उनका बोलचाल, रहन सहन सब धीरे 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 समाहित होता गया और कुछ समय के साथ विलुप्त भी होता गया। तो लोक साहित्य की सबसे पहली जो मुख्य विशेषता है वह क्या है? मौखिक परंपरा का साहित्य। सबसे पहला जो टॉपिक है, मौखिक परंपरा का साहित्य। देखिए, जो शिष्ट साहित्य होता है यानी जो परिनिष्ठित साहित्य होता है वह लिखित होता है। जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल सब एक क्रमबद्ध है। लेकिन लोक साहित्य का सबसे बड़ा लक्षण है कि यह मौखिक परंपरा से चल रहा है। जैसे जो महिलाएं गीत गाती हैं, उस गीत कब से आया, कौन गाया, इसका हमें केवल मौखिकी ज्ञान मिलता है, कहीं लिखित ज्ञान नहीं मिलता है। यानी लौकिक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये जो है कि मौखिक परंपरा का साहित्य है, ये कहीं लिखित रूप में नहीं है, बस व्यवहार में आज भी गाँव में, और गाँव से जो लोग नगरों में आ गए। लेकिन ध्यान रखे रहना कि इसमें शिक्षित लोगों का जिक्र नहीं है। वह अशिक्षित वर्ग जिसका ज्ञान व्यवहारिक के आधार पे है, न कि पढ़ाई लिखाई और पोथियों के आधार पे। तो ये अपना ज्ञान किस तरह एक दूसरे में जो है कि एक दूसरे पीढ़ी को पहुंचाते हैं? मौखिक परंपरा के द्वारा। दूसरा जो इसका सबसे बड़ा जो विशेषता है वह क्या है? अकृत्रिम है, मतलब इसमें बनावटीपन नहीं है। सहज है, सरल है, ठीक है। ये अकृत्रिम है, इसमें बनावटीपन नहीं है। जो मन में आया, जैसे किसी धोबी के मन में गीत आया उसने गाना शुरू कर दिया, किसी चमार के मन में गीत आया उसने गाना शुरू किया, देवी देवताओं का पूजा हुआ तो गाना शुरू कर दिया। तो क्या है कि वह उसमें बनावटीपन नहीं है। जो एकदम बिल्कुल स्वतंत्र भाव से जो लोग मुंह में आए वही गाते गए। जैसे मान लीजिए कि ओक्का बोक्का तीन तलोक्का लैया लाची चिल्लर काटी। अब इसका न कोई भाव है, बच्चे आपस में खेलते हैं कबड्डी 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 कबड्डी। तो यह जो है कि इसका कोई भाव नहीं है, ये बिल्कुल इसमें कोई बनावटीपन नहीं है। लौकिक साहित्य में सहज है, सरल है
और हर क्षेत्र में एक अपनी लौकिक परंपरा होती है। उसी परंपरा से आज भी गांव के लोग जीवन यापन करते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी विशेषता है, निरंतर परिवर्तनशील। ठीक है, ये क्या है? निरंतर जो है कि परिवर्तनशील है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि निरंतर जो है कि परिवर्तनशील है। अब निरंतर परिवर्तनशील का मतलब यह है कि जैसे गांव में जो लौकिक साहित्य है, जो गीत हैं, अब पता चलता है कि दादी जी तो बड़ा अच्छा गाती थी, लेकिन जब उनकी बहू आई तो वह एक अक्षर भूल गई, उसमें कुछ नया जोड़ दी। तो अब जैसे जो गांव की गीतें होती हैं, चाहे वह मटमंगरा का गीत हो, सगाई का गीत हो, चाहे देवी मैया के गीत हो, तो उसमें क्या होता है कि निरंतर परिवर्तनशील रहता है। बच्चे पहले कबड्डी कबड्डी खेलते थे, पहले कुछ और खेलते थे, आज बच्चे कुछ और खेलने लगे। पहले महिलाएं देवी का गीत कुछ और गाती थी, आज कुछ और गाने लगी। तो ये क्या है, जो लोक साहित्य है वह निरंतर क्या है, परिवर्तनशील है, यानी बदलता रहता है। बिल्कुल एकदम जैसे नए सिरे में आ जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब बदल गया। जैसे गांव में जो 10 साल पहले परंपरा थी, क्या वह जो परंपराएं हैं, पहले जब शादी विवाह होता था तो शादी विवाह में 4 जो है कि औरतें आ जाती थी, जैसे बारात आता था तो खूब अच्छी अच्छी गालियां देती थी और गीत गाती थी। लेकिन अब वह परंपरा धीरे धीरे मॉडर्न में बदल गया है। अब जो गीतें हैं उसमें कहीं न कहीं हिंदी जो गाने हैं उनके लय पे आधार पे गीतें आ गई हैं। तो क्या है कि वह निरंतर परिवर्तनशील है। उसके बाद सबसे बड़ी विशेषता क्या है, चौथी, शास्त्रीय बंधन से मुक्त। शास्त्रीय बंधन से मुक्त। यह शास्त्रीय बंधन क्या होता है? जैसे आप लोग आदिकाल पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, रीत काल पढ़ेंगे, तो उसमें एक छंद परंपरा थी। छंद परंपरा, जैसे उसके बाद छंद परंपरा थी, अलंकार परंपरा थी, रस परंपरा थी। जैसे दोहा में अगर कोई कविता लिखा है तो निश्चित रूप से उसमें 4 चरण होंगे। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो नियमों से बंधे होते हैं, व्याकरण से बंधे होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पे कोई व्याकरण नहीं है। जो भाव आया, कहब तो कहब, सुनब तो सुनब, मतलब जहाँ से उसका अरे रामा मतलब जहाँ से उसका लय निकल गया वहीं से वह गाना शुरू कर देता है। मोटे मोटे लिटिया पकइये धुबिनिया, काल चलब धोबी घाट रे। अब यह पता चले कि कोई दूसरा गाया तो और बदल दिया, कुछ और बदल दिया। उसमें क्या होता है कि एकदम बिल्कुल शास्त्रीय बंधन से मुक्त। न कोई ये लोग व्याकरण लगाते थे, न कोई छंद का जैसे दिक्कत थी, न रस का इनका प्रभाव था। हाँ, सहज सरल था, शास्त्रीय बंधन से मुक्त था। ये काव्य शास्त्र नहीं जानते थे, यह अलंकार नहीं जानते थे। लेकिन इनकी कविताओं में, इनकी जो कहानियाँ हैं, जो गीतें हैं, जो लोकनाट्य हैं, उसमें शास्त्रीय बंधन से वो लोग मुक्त रहते थे, दूर रहते थे। 5वीं बात क्या है? अज्ञात रचनाकार। ध्यान दीजिएगा, अज्ञात रचनाकार। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लोक साहित्य कौन गीत किसने गाया, लोक साहित्य का कौन गीत किसने गाया, आज तक नहीं कोई जान पाया। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण हम दे रहे हैं, एक देवी गीत है कि निबिया की दाढ़ी मैया डाललू हिलोलवा हो कि भोरवे ना। अब कौन गाया, कोई नहीं सुना, न कोई जान पाया, किसने लिखा, किसने तर्ज दिया, लेकिन आज भी ये गीत चल रहा है। ठीक है। अब जैसे जितनी भी महिलाएं, जो क्षत्रिय महिलाएं हैं, वो गीत गाती हैं, उनका कोई रचनाकार नहीं है, कोई जैसे उनका जैसे विधान नहीं है कि कोई बता दे कि फला फला का लिखा हुआ है।
अब जैसे मान लीजिए एक जैसे लोकोक्तियां जो हैं कि बढ़ जात बतियोले छोड़ जात लतियोले, अभी कहाँ से आया कुछ पते नहीं चला। इसी तरह मान लीजिए कोई भी जातिगत गीत हो, देवी गीत हो, कजरी गीत हो, आहो रामा होले ली खेले ली यशोदा माता नंदलाल हंसे लगना, कौन लिखा कुछ नहीं पता चलता है। तो इसके सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि लोक साहित्य के रचनाकार का नाम नहीं ज्ञात रहता है कि यह गीत, यह कथा। जैसे पहले बूढ़ी दादी कहती थी कि एक राजा थी एक रानी थी, ठीक है। राजा रानी बड़े कर्तवी थे और वह अपने माता पिता का बड़ा सेवा करते थे। एक बार उनकी पत्नी आई, लोकनाट्य लोक कथा आ गया, लेकिन किसने लिखा इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कब लिखा, क्यों लिखा, इसका आधार क्या था। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अज्ञात रचनाकार होते हैं, इसमें ज्ञात नहीं होते हैं। उसके बाद छठा है शिष्ट साहित्य का जनक। शिष्ट साहित्य का जनक, देखिए शिष्ट साहित्य का जनक का मतलब, जो शिष्ट साहित्य का मतलब परिनिष्ठित साहित्य, जो पढ़े लिखे लोगों का साहित्य है। अब पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग साहित्य पढ़ रहे हैं। अब लोक साहित्य के बारे में राम नरेश त्रिपाठी घर घर घूम घूम महिलाओं के जो है कि महिलाओं के साथ रह के उन्होंने गीत को सीखा, फिर गीत को लिखा। अब क्या है, उनकी एक किताब आ गई, तो अब उसका नाम हो गया कि अरे भाई राम नरेश त्रिपाठी की किताब है। तो अब उनकी जो किताब है वह एक शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आ गई, परिनिष्ठित साहित्य के अंतर्गत आ गई। तो जो शिष्ट साहित्य का जनक है, जैसे मान लीजिए जब वैदिक कालीन परंपरा थी तो वैदिक कालीन और लौकिक साहित्य दो तरह का था। एक वैदिक कालीन यानी वैदिक संस्कृत, एक लौकिक संस्कृत। लेकिन वैदिक संस्कृत में कठिनाइयाँ ज़्यादा थी, लौकिक संस्कृत में कम थी। ये भी दोनों में कठिनाई आई, फिर पाली आई, फिर प्रकृति आई, फिर अपभ्रंश आया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि सबसे पहले जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी भाषा भाव लोग नहीं समझ पाते थे। तो क्या करते थे कि जो अशिक्षित वर्ग था वह धीरे धीरे जब उसकी भाषा हावी होती थी, और भाषा का एक और काम है कि कठिनता से सरलता की तरफ बढ़ना। जैसे भोजपुरी में आप जाएंगे तो यहाँ बड़े प्रेम से लोग कहेंगे मैं है कमीन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। भोजपुरी में एक ही शब्द बोल देगा आई उगयाओ, बस दो ही शब्द से दोनों का भाव निकल गया। तो यहाँ क्या है कि शिष्ट साहित्य का जो जनक है वह कहीं न कहीं लौकिक साहित्य से, यानी पहले गांव, अच्छा बताइए आपके पिता जी रहते ही नहीं तो वो थे अशिक्षित, उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, फिर आप हो गए शिक्षित, तो वो तो लौकिक साहित्य में आए। लेकिन आप जब पढ़ने लगे तो आप शिष्ट साहित्य के अंतर्गत आ गए। वह टूटी फूटी भाषा बोलते थे, आप शुद्ध बोलने लगे। यानी कहीं न कहीं लौकिक साहित्य बाप है और शिष्ट साहित्य उसका बेटा है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद जो सता है, जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलने वाली। देखिए जन्म से मृत्यु तक जो हमारी लौकिक परंपराएं हैं, जन्म से मृत्यु तक का मतलब क्या होता है कि ये जब व्यक्ति जन्म लेता है, जैसे बच्चे जन्म लेते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपना जो है कि गुल्ली डंडा खेलना शुरू किए, अपना पहेली बुझाना शुरू किए, उनकी दादी कहानी सुना रही हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसमें सोहर गीत गाया जाता है। बच्चे जब थोड़ा सा और बड़ा होता है तो उसका मुंडन गीत गाया जाता है। बच्चा जब थोड़ा सा और भी बड़ा होता है तो विवाह होता है। विवाह के बाद विवाह वाला गीत गाया जाता है, फिर गौना वाला गीत गाया जाता है। जब बहू आ जाती है तो छठ माता भुगती है, शीतला माता भुगती, उसका जो है कि क्या नाम है, व्रत करती हैं, तो उस समय अलग गाना गाया जाता है। यानी लौकिक साहित्य आपके रग रग में बसा हुआ है। लेकिन लौकिक साहित्य के जनक कौन है? वही अशिक्षित वर्ग, वही गांव, वही क्षेत्रीय लोग जो लौकिक साहित्य को आज भी बचाए रखे हैं,
जैसे वह लोग जो पेड़ की पूजा करते थे उनके अंदर वास्तविकता है, हम लोग जो पूजा कर रहे हैं इसमें बनावटीपन ज़्यादा है। और शहरों में आज भी देखिएगा कि गांव और शहर में क्या है, यानी लौकिक साहित्य और शिष्ट साहित्य में क्या अंतर है। एक गोदान के माध्यम से उदाहरण दे रहे हैं। जैसे होरी जो है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत है। होरी एकदम बिल्कुल सहज भाषा में अपनी बात करता है, धनिया भी सहज भाषा में बात करती है, तुरंत नाराज भी हो जाती है, अपना प्रेम भी व्यक्त कर देती है। लेकिन राय साहब एक परिनिष्ठित समाज के हैं, शिष्ट समाज के हैं, हर जगह चाल चलन अपना खेलते रहते हैं। तो जन्म से मृत्यु तक चलने वाली यह जो है कि एक परंपरा है, यानी यह कम से कम लोक साहित्य में इतनी बातें आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इतनी बातें रहेंगी, ठीक है। और लौकिक साहित्य या लोक साहित्य क्या है, जो असभ्य समाज है, जो पढ़ाई लिखाई से दूर है, जिनका ज्ञान व्यवहार के आधार पे है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उस आधार पे जिस लोक साहित्य का निर्माण होता है उसको लौकिक साहित्य कहा जाता है, ठीक है। आशा है कि आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह समझ में आई होगी। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।